नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उनको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस टॉपिक से जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। कुल मिला के जो हम टॉपिक टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर लेते हैं उसको हम चाहते हैं कि पूरा जो है वो हम इसको क्लियर कर ले। तो आज का हमारे पास में क्लास रहेगी दैट इज कॉल्ड ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कंटिन्यू हमारे पास में रोज सुबह 7 बजे क्लास आती है। 1 जनवरी 2025 से जो है वो हमने क्लासेज की शुरुआत की थी और वादा किया था कि पूरे 365 दिन जो है वो हम इसको चलाएंगे। तो इसी कड़ी में हमारे पास में आज की नंबर की जो क्लास आएगी वो आएगी 257, यानी कि अब तक जो है वो हमारे पास में 256 क्लासेज जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। और ऐसे ही जो है वो हम क्लासें कंप्लीट करेंगे और 31 दिसंबर 2025 तक जो है वो हम पूरे 365 टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। आज की जो हमारे पास में क्लास है, ये जो क्लास है वो ली गई है बच्चों की डिमांड पे, यानी कि हम दो तरीके से जो है वो क्वेश्चन या टॉपिक जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। पहला हमारे पास में आता है कि जो हमने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट बनाई है वहाँ से हम टॉपिक लेते हैं। और वो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट के लिए बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, मैंने पूरे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम थे उनको सर्च करके देख के कि कौन से टॉपिक से जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं, इस आधार पे जो है वो मैंने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाए। अब उसमें से जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए जो हो मैसेज करते हैं कि सर ये पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगी या 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट कहाँ से मिलेगी। तो मैं उनके लिए जो है बताना चाहूँगा दोस्तों कि यूट्यूब पे जो हो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी आप टेलीग्राम पे जो है वो जाके सर्च करके मांग सकते हो। ठीक है, आप पर्सनली मैसेज करोगे तो भी आपके पास में जो है वो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो वहां से आप कलेक्ट कीजिए, देखिए, आपको देखने के बाद पता लगेगा कि वाकई में जो है वो ये हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आपने एग्जाम दिए तभी भी आपको एहसास होगा कि जितने भी हमारे पास में क्वेश्चन आए हैं वो ऑलमोस्ट इन्हीं टॉपिक से जो है वो आए हैं। सेकेंड हमारे पास में ऑप्शन आता है बच्चों की फरमाइश पे। बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड करते हैं कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए, उसी टॉपिक को हम जो है वो यहाँ पे लेके आते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है मैसेज किया था कि सर साइकेट्रिक के जो है वो कुछ टॉपिक लेके आइए। साइकेट्रिक के बहुत सारे टॉपिक हमने जो है वो यहाँ पे करवाए हैं, जैसे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में ईसीटी है। तो जो जो हमारे पास में टॉपिक आ रहे हैं उन सबको हम जो है वो यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे जैसे टाइम मिलेगा उनको हम जो है वो कंप्लीट करेंगे, यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे जो है वो हम कंप्लीट करवा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो है वो जैसे आपकी फरमाइश रहेगी, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आएगी वो भी आप बता सकते हो, उसको भी हम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं 257 नंबर की क्लासेज दैट इज कॉल्ड ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की, कि इस टॉपिक से जो है वो हमारे पास में किस प्रकार से और कैसे जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं, पहला तो इसके इंट्रोडक्शन से आता है कि ऑब्सेसिव क्या होता है और कंपल्सिव क्या होता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंशिएट होना चाहिए। देन उसके टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से जो है वो हमारे पास में ओसीडी हो सकते हैं। वन बाय वन करके बहुत डिटेल से और स्टोरी माध्यम से हम इनको कंप्लीट करेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप में क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती है, उसको हम लेते हैं और इसको हम जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास में कि इसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो वन बाय वन करके जो है वो हम पढ़ेंगे, चाहे इसकी इटियोलॉजी हो, चाहे इसके टाइप हो, देन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो, चाहे हमारे पास में इसका मैनेजमेंट हो, सबसे जो है वो कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के जो है वो पूछा जा सकता है। इसलिए हम वन बाय वन करके जो है इसको लेंगे। हाँ, एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और टॉपिक जो है वो छोटा है, तो फटाफट लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन की, कि ये जो हमारे पास में ओसीडी है, जिसको हम बार बार कहें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो क्या होता है। तो देखो, पहले इस डेफिनेशन को रखने से पहले जो है वो आप
इसके बारे में समझिए कि ये जो है वो हमारे पास में 3 वर्ड से मिलके बना। कोई भी चीज जो आपको समझ में नहीं आती है उसका आप ब्रेक डाउन कीजिए, यही तो मैं कहता हूं। तो ब्रेक डाउन के रूप में हमारे पास में ओसीडी जो है वो 3 चीजों से मिलके बना हुआ है, ऑब्सेसिव, सेकंड कंपल्सिव एंड थर्ड दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर। यानी कि ऑब्सेसिव, कंपल्सिव, डिसऑर्डर, ये 3 चीज से मिलके बना। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है? कोई भी जो है वो हमारे पास में नॉर्मल हेल्थ से डेविएशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर। ठीक है, जो भी हमारे, अब डिसऑर्डर किसी भी तरीके का हो सकता है, वो मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, वो हमारे पास में फिजिकल डिसऑर्डर होता है। मतलब जो हमारे पास में नॉर्मल हेल्थ है उससे डेविएशन हो रहा है, उससे कोई चीज अलग जा रही है, वो आ जाता है हमारे पास में डिसऑर्डर। तो पहली चीज तो हमारे पास में कंप्लीट होगी, दैट इज कॉल्ड कि डिसऑर्डर क्या होता है। सेकेंड चीज आती है हमारे पास में, अब हम ले लेते हैं ऑब्सेसिव, देन उसके बाद लेंगे कंपल्सिव। ऑब्सेशन क्या है दोस्तों? हमारे दिमाग में अगर कोई चीज बार बार आ रही है, ठीक है, अर्ज आ रहा है या कोई थॉट बार बार आ रही है, उसको हम कहते हैं ऑब्सेशन। ठीक है, कोई भी चीज को हम भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, देन दोबारा वो चीज आ रही है, उसको कहते हैं ऑब्सेशन। ठीक है, बार बार कोई भी थॉट हुआ या कोई भी चीज करने की जो चीज हुई, कोई भी एंजाइटी, वो सारी चीजें जो है वो बार बार करने की कोई चीज आ रहे, बार बार कोई विचार आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल मीनिंग में आ रहा हूं, थॉट या विचार जो हमारे माइंड में चलते हैं और वो एंजाइटी कोज कर देते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑब्सेशन। सेकंड आता है हमारे पास में कंपल्सन। कंपल्सन क्या होता है कि वो जो थॉट आ रहे हैं उसको अगर हम अपने बिहेवियर में ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको हमारे पास में, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? दैट इज कॉल्ड कंपल्सिव। और ये हमारी एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, साइकेट्री को हमें ऐसे ही पढ़ना होता है। ऑब्सेसिव का मतलब होता है कि कोई भी थॉट या कोई भी विचार हमारे माइंड में आ रहे, वो अनवांटेड होते हैं, हम चाहते कि वो नहीं आए लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं, उनको कहते हैं ऑब्सेशन। और ऑब्सेशन की वजह से हमारे पास में एंजाइटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। देन उसके बाद सेकंड चीज आती है कंपल्सन। कंपल्सन क्या होता है कि कोई भी बिहेवियर जो हम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी मेंटल एक्ट हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें सेटिस्फाई मिलता है, यानी कि एंजाइटी जो है वो हमारे पास में रिड्यूस हो रही है, उसको हम कहते हैं कंपल्सन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे किसी को लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो बार बार वो हैंड वॉशिंग कर रहा है। ठीक है, समझिए इस चीज को, इसी टॉपिक में सारी चीज हो जाएगी। जैसे मान लो कि मेरे हाथ गंदे हैं तो बार बार हैंड वॉशिंग करेगा, तो जो मेरे हाथ गंदे हैं वो चीज होगी ऑब्सेशन। ठीक है, उसको बार बार थॉट आएगा, वो न चाहते हुए भी कुछ कार्य कर रहा है, फिर उसको लगेगा कि यार हाथ तो जो है वो गंदे हो गए। ठीक है, फिर वो जाके धो के आएगा, फिर थोड़ी देर कुछ काम करेगा, बैठा है मोबाइल चलाएगा या कुछ भी करेगा, देन उसको लगेगा कि यार हाथ तो मेरे गंदे हो गए, देन वो फिर जो, मतलब ये थॉट बार बार आ रहे हैं, अनवांटेड है। ठीक है, बार बार विचार आ रहे हैं जिसकी वजह से उसकी एंजाइटी और डिसऑर्डर जो है वो बढ़ जाता है। हो गई, बार बार चीजें आ रही है तो एंजाइटी तो होगी। देन उसके बाद वो क्या करेगा दोस्तों कि बार बार वो हैंड वॉशिंग करेगा, उसको लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, बार बार ये थॉट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन। उसके बाद में वो हाथों को जो है वो क्लीन कर लेगा। ठीक है, बार बार हैंड वॉशिंग कर लेगा, एक्ट कर रहा है, बिहेवियर कर रहा है, उसकी वजह से उसको हम कहते हैं कंपल्सन। उसकी वजह से थोड़ा उसको रिलैक्स फील होगा थोड़ी देर के लिए कि हाँ हाथ धो लिए, ठीक है, बढ़िया है, ये दैट इज कॉल्ड कंपल्सन। तो ये चीज होती है हमारे पास में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और ये जो डिसऑर्डर होता है वो मेंटल डिसऑर्डर होता है और लंबे समय तक चलता है, क्रोनिक टाइप का होता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारे पास में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो समझते हैं इसको, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इज ए क्रोनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। ठीक है, ओसीडी क्या है? ओसीडी एक हमारे पास में क्रोनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। ठीक है, क्रोनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो कि करेक्टराइज बाय, ठीक है, किसके द्वारा जो है वो हम करेक्टराइज कर सकते हैं, किसके द्वारा निर्धारित कर सकते हैं? पहला आता है हमारे पास में ऑब्सेशन और सेकंड आ गया कंपल्सन। अब ऑब्सेशन क्या है? रिकरेंट मतलब बार बार, परसिस्टेंट दिमाग में जो फिक्स चीज हो जाती है, अनवांटेड थॉट यानी कि जिनको हम नहीं चाहते कि वो चीज दिमाग में लेकिन फिर भी आ जाती है, अर्ज मतलब किसी कार्य करने की बहुत ज्यादा जो है वो चेष्टा होना। ठीक है, विग्रेसली किसी काम को करने की चेष्टा होती है। जैसे कोई नया नया बच्चा बाइक चलाना सीखता है तो उसको अर्ज आती है कि कब मैं बाइक चलाऊं। ठीक है, वीडियो गेम खेलता है, पबजी वगैरह कोई खेलता है तो उसको अर्ज आती है कि मैं कब फ्री हूं, कब जो हो मैं पबजी खेलूं। ठीक है, तो ये हो गया अर्ज। और इमेज माइंड में जो है थॉट आती है, डेट कोज एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। और ये क्या करती है दोस्तों? एंजाइटी और डिस्ट्रेस कोज करती है।
क्लियर हो गया। तो ऑब्सेशन क्या है दोस्तों, रिकरेंट, परसिस्टेंट, अनवांटेड जो है वो थॉट होते हैं, अर्ज होती है और इमेज होती है, जो कि हमारे पास में एंजाइटी और डिस्ट्रेस को जो है वो कोज करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कंपल्सन। कंपल्सन क्या होता है दोस्तों, कंपल्सन होता है हमारे पास में रिपीटेटिव बिहेवियर और मेंटल एक्ट परफॉर्म्ड टू रिड्यूस एंजाइटी कोज बाय ऑब्सेशन। ठीक है, ये क्या होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर। जैसे हमारे पास में बार बार थॉट आया कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो उसके कारण हम क्या करते हैं दोस्तों, हैंड वॉशिंग करते हैं। तो हैंड वॉशिंग करेंगे या कोई भी जो है वो हमारे पास में एक्ट करेंगे, कोई भी बिहेवियर कर रहे हैं या कोई भी एक्ट जो है वो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एंजाइटी हमारे पास में ऑब्सेशन से बढ़ी, उसको हम रिड्यूस करते हैं। दैट रिड्यूस एंजाइटी कोज्ड बाय ऑब्सेशन। ऑब्सेशन की वजह से जो हमारे पास में एंजाइटी होती है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्लियर है। देन उसके बाद चलते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी इन द सेंस कि भाई कितने लोगों में ये प्रेजेंट होता है, देन किस तरीके से किस ग्रुप में प्रेजेंट होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें उसको हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेलेंस की। प्रिवेलेंस की अगर हम बात करें तो इट अफेक्ट अबाउट 2 to 3% ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। जितने भी दुनिया में हमारे पास में पॉपुलेशन है, उसमें लगभग 2 से 3% लोगों में ये ओसीडी होता है। ठीक है, अपने परिवार में भी हो सकता है। देखो, मेंटल डिसऑर्डर अपने परिवार में भी हो सकता है, ये कोई फिजिकल डिसऑर्डर नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। तो ऐसी चीजें किसी न किसी पर्सन को होगा। ताला लगाने के बाद बार बार उसको खींच खींच के देखते हैं, तो होता है या नहीं होता, तो ये होता है। तो ये लगभग जो है वो हमारे पास में वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो 2 to 3% पॉपुलेशन में जो है वो देखने को मिलेगा। देन उसके बाद करते हैं हम ऑनसेट की। तो ऑनसेट में हमारे पास में ये जो है वो बेसिकली कहां से शुरू होता है दोस्तों, एडोलसेंट एज में होता है। जब बच्चे होते हैं, टोडलर होते हैं, तब तो उनको कुछ पता ही नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो एडोलसेंस से शुरू होता है। ठीक है, और अर्ली एडल्टहुड में चलता है। अर्ली एडल्टहुड इन द सेंस कि 20 साल से जो तक के बच्चे होते हैं, उनको हम कहते हैं एडल्टहुड। ठीक है, तो ये हमारे पास में एडोलसेंस से जो है वो चलता है। देन उसके बाद अर्ली एडल्टहुड में चलता है। एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज एज होती है हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 90 ईयर्स। ठीक है, 19 ईयर्स की एज में जो है वो होता है। देन उसके बाद जेंडर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जेंडर में किसमें होता है प्रेजेंट, तो अकर्स इन बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन टफ मेल ऑफन डेवलप सिम्टम्स अर्लियर। लेकिन हमारे पास में मेल के अंदर जो है वो ये सिम्टम्स जल्दी डेवलप हो जाते हैं। अब देखो, मैं वही चीज सोच रहा था कि ये कैसे हो गया कि इट्स अकर बोथ मेल एंड फीमेल, यानी कि ये मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। जबकि हम जो भी डिजीज पढ़ते हैं वो बेसिकली मेल में ज्यादा होती है, लेकिन उसने आगे की लाइन जो है वो बोल ही दी है कि ये बेसिकली जो है वो मेल के अंदर जल्दी डेवलप्ड होता है। देन उसके बाद कोर्स की बात करें तो इट्स कोर, ये जो है हमारे पास में क्रोनिक होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है विथ पीरियड्स ऑफ वर्सिंग एंड इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये हमारे पास में लंबे समय तक चलता है। फ्लक्चुएटिंग मतलब ऊपर नीचे चलता रहा, कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे जो है वो हमारे पास में गंभीर होता रहता है। ये इसका जो है वो कोर्स आ गया। तो ये हमारे पास में जो है वो एपिडेमियोलॉजी की कितने % लोगों में प्रेजेंट होता है, कौन से एज ग्रुप में होता है, मेल फीमेल में कितना होता है, ये सारी चीजें जो है वो आ गई। अब बात करते हैं हम दोस्तों ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी इन द सेंस कि क्या कोजेज है हमारे पास में ओसीडी, ओसीडी क्यों होता है, उसकी क्या ईटियोलॉजी है। तो कोजेज और रिस्क फैक्टर दोनों को हम जो है वो यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि रिस्क फैक्टर भी पढ़ेंगे एंड कोजेज भी पढ़ेंगे। अब कोजेज में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि द एग्जैक्ट कोजेज इज नॉट फुल्ली अंडरस्टूड बट सेवरल फैक्टर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड। यानी कि एग्जैक्ट कोज क्या होता है, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हमारे पास में टीबी कोज करता है, एचआईवी वाला जो है वो एड्स कोज करता है, देन हमारे पास में साल्मोनेला जो है वो टाइफाइड कोज करता है। तो ये तो हो गई एग्जैक्ट ईटियोलॉजी। अब इसकी जो हमारे पास में कि ओसीडी किसकी वजह से हो रहा है, तो एग्जैक्ट ईटियोलॉजी नहीं है कि इसी की वजह से जो है वो ओसीडी होता है, ऐसा कहीं पे भी जो है वो लिखा हुआ नहीं है। लेकिन एक्चुअली कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इसमें फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जैक्ट ईटियोलॉजी में इसकी वजह से ओसीडी होता है ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं कि अगर ये चीज होगी तो फिर ओसीडी जो है वो हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहला आता है हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, यानी कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें डोपामिन, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन, अगर इनका जो है वो हमारे पास में इम्बैलेंस हो जाता है,
ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, एसिटाइल कोलिन होता है, गाबा एमिनो बिटायरिक एसिड गाबा वो प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारे जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से अगर इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें सेरोटोनिन में इम्बैलेंस हो जाए, या फिर डोपामीन में हो जाए, या ग्लूटामेट में जो है वो हमारे पास में इम्बैलेंस हो जाए, तो ये आगे चल के जो है वो हमारे पास में ओसीडी कोज कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड आ जाता है ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज। सेकंड आ जाएगा हमारे पास में ब्रेन एबनॉर्मेलिटी, ये बायोलॉजिकल फैक्टर ही हम पढ़ रहे हैं। ब्रेन एबनॉर्मेलिटी इन ऑर्बिटोफोरेंक्स कॉर्टेक्स, यानी कि जो हमारे पास में ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ब्रेन का जो सामने वाला पार्ट है, एंड एंटीरियर ग्लूटेनिक कॉर्टेक्स एंड बेसल गैंग्लिया में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। जो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ठीक है, अंदर के साइड में जो हमारे पास में एंटीरियर ग्लूटामिक कॉर्टेक्स है, एंड जो बेसल गैंग्लिया है जो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर वहां पे कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है, यानी कि ब्रेन के अंदर ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर, या फिर एंटीरियो सिनाग्लुटेक कॉर्टेक्स के अंदर, या बेसल गैंग्लिया के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर वो ओसीडी कोज कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जेनेटिक प्रीडिस्पोजन, जैसे फैमिली हिस्ट्री इंक्रीज रिस्क। अगर फैमिली में किसी को, ठीक है, फैमिली में किसी को जो है वो ओसीडी है, तो फिर वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आने वाली संतति है या और भी कोई फैमिली मेंबर है, उनमें भी जो है वो हमारे पास में ओसीडी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे पास में सबसे पहला फैक्टर्स आ गए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि इनकी वजह से भी जो है वो ओसीडी हो सकता है। एग्जैक्ट इटियोलॉजी तो नहीं है कि इसी की वजह से ओसीडी होता है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये चांसेस है कि अगर ये चीजें होगी तो फिर ओसीडी हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आता है, सबसे पहले लर्न बिहेवियर। लर्न बिहेवियर इन द सेंस कि कॉम्प्लेक्स रिड्यूस एंजाइटी रीइंफोर्स ओवर द टाइम, ठीक है। यानी कोई भी चीज, हम कोई चीज सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और वो सीखने की कोशिश करते हैं, देन उसके बाद में जब कंपल्सन होता है, ठीक है, एक होता है ऑब्सेसिव कंपल्सन, मतलब वो कार्य करते हैं, उसकी वजह से हमारे पास में रिड्यूस एंजाइटी होती है, तो हम फिर उसको जो है वो लंबे समय तक चला लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को हैंड वॉशिंग से कोई दिक्कत है, ठीक है, सॉरी, मुझे लगता है कि बार बार मेरे हाथ गंदे हैं, तो मैं बार बार हैंड वॉशिंग कर रहा हूं, मैं रिलैक्स फील हो रहा हूं, तो फिर मैं उसको लगातार चलने देता हूं। या फिर फॉर एग्जांपल मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, बार बार ताला खींच के देखता हूं, ठीक है, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, मेरे दिमाग में ही है कि मैं खींच के उसको बार बार देखता हूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो फिर हम उसको लंबा चला सकते हैं, फिर वो ओसीडी में कन्वर्ट हो जाता है। शुरू में तो हम नॉर्मली सेफ्टी के तरीके से जो है वो चेक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वो ओसीडी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस इन द सेंस कि इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफेक्शनिज्म, यानी कि अगर किसी ने किसी को जिम्मेदारी दे दी, जैसे मुनीम को जिम्मेदारी देते हैं कि आपको दुकान सही तरीके से जो है वो बंद करके आनी है, या फिर किसी को लगता है कि मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए, ठीक है। जैसे ऑब्सेसिव डिसऑर्डर बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने आपको हैंड वॉशिंग का दिया, वैसे मैंने आपको जो है वो ताले का दिया। ऐसे होता है किसी को बार बार चीजें जचाने का शौक होता है, मतलब आप बैठ गए सोफे का, अगर मान लीजिए कुछ कवर इधर उधर हो गया, तो देन उसके बाद वो उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, मतलब उसको परफेक्ट निजम चाहिए, परफेक्ट चीजें चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि ओसीडी को जो है वो बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर इन द सेंस कि एनवायरमेंट में जो है वो हमारे पास में ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से भी ओसीडी हो सकता है। जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, अगर मान के चलिए किसी की लाइफ में बार बार या बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, बार बार जॉब छूट जाती है, या मान के चलिए कि जैसे अभी आपकी जॉब नहीं लग रही, वो भी एक स्ट्रेस लाइफ ही है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस स्ट्रेस की वजह से फिर आप कोई भी चीज पढ़ चुके हो, लेकिन फिर उसको बार बार पढ़ोगे, ठीक है, अच्छे तरीके से याद है, लेकिन फिर भी वो ऑब्सेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, अगर लाइफ में स्ट्रेस है तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में चाइल्डहुड ट्रॉमा। अगर मान के चलिए बचपन के अंदर कोई ऐसी चीज होगी, ऐसी घटना घटित होगी जिसके कारण उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है, तो ये चीजें हो सकती है हमारे पास में ओसीडी में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा था 10-12 साल का, 10 साल का था, और घर वालों ने उसको कहा कि लॉक लगा के अच्छे से स्कूल चले जाना। देन उसके बाद में जो है वो उसने लॉक लगाया, ठीक है, और वो स्कूल चला गया। अब मान लो उससे लॉक सही नहीं लगा,
या मान के चलिए चोर आ गए, देन उस लॉक को तोड़ के घर में चोरी करके लगे, तो वो ट्रॉमा उसके जिंदगी भर रहेगा। फिर वो जब भी लॉक लगाएगा या लॉक को चेक करेगा तो वो कम से कम 2 बार 3 बार देखेगा, थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से मेन गेट से वापस आएगा और फिर से देखेगा। तो ये इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास में ओसीडी को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कहाँ का दोस्तों? इन्फेक्शन इन द सेंस कि बचपन के टाइम पे अगर कोई भी न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकल की, जैसे फेरेंजाइटिस हो गया वो भी स्ट्रेप्टोकोकल से, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया, देन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, तो ये इन्फेक्शन होने की वजह से भी जो है हमारे पास में ओसीडी बढ़ जाता है, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा पंडाज। पंडाज क्या है? पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर थे, ये भी हमारे पास में ओसीडी को जो है वो बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट आता है, ये हमारे पास में इटियोलॉजी या हम कहें रिस्क फैक्टर जो थे जिनको हमने डिस्कशन किया। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि कैसे हम पता लगाएंगे, ठीक है, क्या क्या जो है वो क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिलेगा, किस तरीके से वो जो है वो रिएक्ट करता है। किसी भी पर्सन के अंदर ओसीडी है, देन वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स सामने आएंगे, उसको हम ले लेते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में बात करें तो सबसे पहला आता है दोस्तों ऑब्सेशन, यानी कि उसके माइंड के अंदर, ठीक है, हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं, ठीक है, हमेशा वो चीज चलती रहती है। एंड रिकरेंट इंट्रूसिव अनवांटेड, और जो हमारे पास में थॉट आते हैं वो बार बार आते हैं, इंट्रूसिव आते हैं, अनवांटेड आते हैं, कोई लॉजिकल नहीं होता। एंड कोज सिग्निफिकेंट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्सेशन की या थॉट की वजह से जो है हमारे पास में रिकरेंट आते हैं, न चाहते हुए भी आते हैं, अनवांटेड आते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास में एंजाइटी या डिस्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की हम बात करें, ठीक है, जैसे फियर ऑफ कंटामिनेशन। फियर ऑफ कंटामिनेशन इन द सेंस, जैसे किसी को लगता है, ऑब्सेशन क्या है, किसी को लगता है कि मेरे हाथ में जर्म्स है या बहुत ज्यादा गंदे हो गए, ठीक है, तो हाथों की वजह से हो सकता है। फियर ऑफ हार्म, जैसे कोई मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट या डेथ ऑफ लव वन, कोई आपका पसंदीदा पर्सन जो है वो मर जाए उसकी वजह से। एंड नीड फॉर सिमेट्री ऑर्डर। नीड फॉर सिमेट्री ऑर्डर इन द सेंस है कि उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि टेबल पे जो चीज जहां है उसको वैसी ही चाहिए, तो वो भी ओसीडी बहुत सारे चीजों में देखने को मिल गया। एंड एग्रेसिव और टेम्बो थॉट्स, ठीक है, वो सेक्सुअल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, एंड उसके बाद ब्लास्फेमियस हो सकते हैं। सेक्सुअल इन द सेंस कि किसी खास पर्सन की तरफ अट्रैक्शन, रिलीजियस इन द सेंस कि जैसे कुछ जाति के में कुछ धर्म के लोग ऐसे होते हैं जो अपने धर्म के प्रति इतना होते हैं कि वो सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ ऑब्सेशन के जो है वो हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स थे। अब आएंगे हमारे पास में कंपल्सन्स के, ठीक है, ये तो थॉट आते हैं बार बार, और ये थॉट जो है वो किस तरीके से आते हैं वो चीज मैंने आपको बता दी। अब आता हमारे पास में कंपल्सन्स। कंपल्सन्स का मतलब हो गया एक्शन। देखो, ऑब्सेसिव का मतलब हो गया थॉट और कंपल्सन्स का मतलब हो गया एक्शन। अब क्या होगा कि जो बार बार थॉट आए हैं उसकी वजह से हम कोई भी वर्क करेंगे, ठीक है, रिपीटेटिव बिहेवियर करेंगे या कोई भी मेंटल एक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी एंजाइटी रिड्यूस होगी। जैसे मुझे लगता है कि मेरे हाथों में जर्म्स हैं या मुझे लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो ये थॉट आया तो उसकी वजह से मेरे को टेंशन होगी, ठीक है, तो जब तक मैं हाथों को साफ नहीं कर लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बार बार हाथों को जो है वो क्लीन करूंगा। अब कंपल्सन की बात आ गई, बार बार हाथों को जो है वो क्लीन करने की बात आ गई, एक्शन की बात आ गई, तो मैं जब हाथों को बार बार साफ करूंगा तो मेरे को थोड़ा सा रिलीफ फील होगा, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एंजाइटी थोड़ी सी जो है वो रिड्यूस होगी। यानी कि रिपीटेटिव बिहेवियर्स और मेंटल एक्ट डन टू रिड्यूस एंजाइटी, यानी कि बार बार हम वो बिहेवियर करेंगे या वो एक्ट करेंगे जिससे हमारी एंजाइटी जो है वो रिड्यूस हो सकती है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो वॉशिंग एंड क्लीनिंग, ठीक है, बार बार हाथ धोना या चीज को साफ करना, दैट इज कॉल्ड चेकिंग। जैसे लॉक को हम चेक करते हैं, स्विच को हम चेक करते हैं, ठीक है, ताला लगा दिया, मेन गेट तक चले गए, कॉलेज चले गए या ट्यूशन चले गए या जॉब पे चले गए, देन मेन गेट से वापस आएंगे और ताला सही तरीके से लगाया नहीं है, फिर उस ताले को बिल्कुल जो है वो खींच के देखेंगे, ठीक है, स्विच कि यार वो स्विच बंद किया था नहीं किया था, बेडरूम में आने के बाद फिर से हॉल में आके देखेंगे कि स्विच बंद किया था या नहीं किया था, देन वो सारी चीजें। देन उसके बाद काउंटिंग, रिपीटेशन वर्ड या प्रेयरिंग, ठीक है, कोई भी चीज को हम काउंट करते हैं, जैसे बार ये चीजें फिक्स है या नहीं है,
ठीक है, शॉपकीपर अपनी दुकान पे जो भी चीजें रखा हो उसको काउंट करते हैं या रिपीटेटिव वर्ड करता है सॉरी, ये सारी चीजें होती है हमारे पास में कंपल्सन। एंड अरेंजिंग ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल, जो मैंने बताया था कि टेबल के ऊपर लैपटॉप जहां है वहीं होना चाहिए, पेन का स्टैंड जहां है वहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें, ठीक है। एंड कंपल्सन्स आर एक्सेसिव नॉट रियलिस्टिक कनेक्टेड टू द प्रिवेंटिंग हार्म, ठीक है। कंपल्सन जो है वो हमारे पास में एक्सेसिव होता है, वो रियल सिचुएशन से कभी भी जो है वो रियलाइज नहीं होता है कि मेरे हाथ गंदे हैं तो मैं बार बार साबुन से हाथ धो रहा हूं तो वाकई में जर्म्स थे, तो रियलिटी से जो है वो बिल्कुल ओतप्रोत नहीं होता है। तो ये हमारे पास में कुल क्लिनिकल फीचर्स थे जिसको हम जो है वो दैट इज कॉल्ड ओसीडी के अंदर देखते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में डायग्नोसिस की, ठीक है। डायग्नोसिस इन द सेंस कि कैसे हम पता लगाएंगे कि किसी पर्सन को जो है वो ओसीडी है, टू डायग्नोज द ओसीडी, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों डीएसएम 5 जो है वो आपको पता ही है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनेजमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, उसके अंदर क्राइटेरिया दिए गए हैं। पूरे जितने भी मेंटल डिसऑर्डर थे वो इसी के आधार पे होते हैं। जैसे हम कहते हैं कम्युनिटी में कहते हैं कि अलम आटा की जो है वो कमेटी के आधार पे, या हम कोई भी डेफिनेशन देते हैं तो हम कहते हैं WHO के आधार पे ये चीज़ है, और वैसे हम कहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास में जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं तो उनके चाहे हमारे पास में टाइप हो, चाहे हमारे पास में डायग्नोसिस हो, चाहे उनका मैनेजमेंट हो, वो सारा का सारा हम किसको फॉलो करते हैं दोस्तों, DSM क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब जो कैसे जो है वो हमारे पास में डायग्नोसिस होगा, तो डायग्नोसिस इसका बिल्कुल सिंपल है। क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशन, कंपल्सन एंड बोथ, यानी कि क्या प्रेजेंस होगा, ऑब्सेशन प्रेजेंट होगा, ऑफ कोर्स वो चीज होती है, यानी कि बार बार उसके दिमाग में जो है वो थॉट्स आएंगे। देन उसके बाद वो कंपल्सन करेगा, यानी कि क्या करेगा, बार बार हैंड वॉशिंग करेगा, या वो बिहेवियर है या जो एक्टिविटी कर रहा है उसको जो है वो शो करेगा, या दोनों चीज हो सकती है। थॉट आया देन उसके बाद बिहेवियर किया, तो बार बार थॉट भी आ सकते हैं, देन बार बार वो बिहेवियर भी कर सकता है, या दोनों हो सकता है। बेसिकली देखा जाए तो ओसीडी के अंदर जो है वो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ऑब्सेशन भी प्रेजेंट होगा एंड कंपल्सन भी प्रेजेंट होगा। देन उसके बाद हम क्या देखते हैं, दे आर रियल टाइमिंग काउंटिंग मोर देन 1 आवर पर डे और कोजिंग सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट, यानी कि हम जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व एक दिन में लगभग 1 घंटे तक ऑब्जर्व करते हैं। देन उसके बाद जो है वो हम उसका पूरा देखते हैं कि क्या उसका डिस्ट्रेस है, क्या इम्पेयरमेंट है, वो सारी चीजें, यानी कि टाइम ये जो है हमारे पास में फिक्स टाइमिंग के वो सारी चीजें। ऐसे तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो किसी घर गए या किसी पर्सन को देखा, सडनली मान लो वो हैंड वॉश करने चला गया, दूसरे टाइम पे गए, देन फिर टाइम पे सडनली कोई इंसिडेंटली वो हैंड वॉश करने लगा, तो हम डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे कि इसको जो है वो ओसीडी है। हाँ, हम उस चीज को कम से कम ऑब्जर्व करेंगे, देन उसके बाद जो है वो उसको डिस्कस पे लाएंगे। एंड नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द सब्सटेंसेस यूज्ड एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, उसमें हम कोई सब्सटेंस यूज कर रहा है या कोई ड्रग्स यूज कर रहा है उसकी वजह से वो कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम नहीं करेंगे। हमारे पास में इसमें सबसे मेन चीज जो आती है ओसीडी को और बाकी चीजों को हमें जो है वो मिक्सअप होती है, वो कैसे होती है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के रूप में देखेंगे तो जीएडी है, डिप्रेशन है, साइकोसिस है, ऑटिज्मेटिक है डिसऑर्डर है, तो ये सारी चीजों से हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। भाई कोई पर्सन डिप्रेशन में है तो ओनली डिप्रेशन में तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ऑब्सेशन का केस है, ठीक है। कोई पर्सन साइकोसिस है, साइकोसिस न्यूरोसिस दो टाइप के जो है वो हमारे पास में डिसऑर्डर होते हैं। जब भी टाइम मिलेगा तो हम इनके बारे में भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि साइकोसिस डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, न्यूरोसिस डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। ऑटिज्म, कोई चीज बार बार कर रहा है, जैसे किसी को जो है वो इस तरीके की यूं करने की आदत है या यूं करने की आदत है, यूं करने की आदत है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये बार बार कंपल्सन कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर को डिप्रेशन से, साइकोसिस से, ऑटिज्म से, टिक डिसऑर्डर से जो है वो डिफरेंशिएट करना जो है वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जो है वो हमारे पास में इससे कोरिलेटेड है। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज यही है कि हम जो है वो उसमें ऑब्सेशन भी देखें, कंपल्सन भी देखें। जैसे मान लो किसी को ऑटिज्म है, ऑटिज्म मतलब कि इन द सेंस कि जैसे जो हमारे पास में एक मूवी आई थी वेलकम, ठीक है, उसमें परेश रावल यूं करता है, यूं करके यूं करता है, तो वो हमारे पास में ऑटिज्म है। तो इसका मतलब आप ये नहीं समझो कि वो कंपल्सन्स है, ठीक है। तो उनको इस तरीके से जो है वो डिफरेंशिएट करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम उसको ऑब्जर्व करें अच्छे तरीके से, तो उसमें ऑब्सेशन भी प्रेजेंट हो, कंपल्सन भी प्रेजेंट हो, दोनों प्रेजेंट हो तो सबसे अच्छा है। ये हमारे पास में दोस्तों डायग्नोसिस आ गया। देन उसके बाद हमारे पास में टाइप ऑफ ओसीडी,
ठीक है। काफी बार एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप ऑफ ओसीडी से, तो इसके लिए जो है वो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। ठीक है, टाइप काफी बार जो है वो पूछा गया। ठीक है, अब टाइप कौन कौन से होते हैं, तो टाइप में हमारे पास में पहला आता है कंटामिनेशन एंड क्लीनिंग टाइप। कंटामिनेशन एंड क्लीनिंग टाइप का जो है वो कौन सा होता है, जैसे हम बार बार हैंड वॉश कर रहे हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं, बार बार जो है वो हम हैंड वॉश कर रहे हैं, या कई कई फैमिली में कई लेडीज जो होती है हमारे पास में बार बार जो है वो बेडशीट को क्लीन करती रहती है। बॉयज की बात नहीं कर रहा, बॉयज तो करते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फीमेल जो है वो उसको लगता है कि कंटामिनेटेड हो गया, देन उसको जो है वो हैंड वॉश करेंगे, तो ये हैंड वॉश करेंगे या उसको जो है वो क्लीन करेंगे। तो ये पहला टाइप आ गया, दैट इज कॉल्ड कंटामिनेशन या क्लीनिंग टाइप से। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में चेकिंग टाइप से। चेकिंग इन द सेंस, जैसे हम लॉक को बार बार चेक करें या स्विच को बार बार देख रहे हैं कि स्विच ऑफ है या नहीं है। ठीक है, या लॉक मेन गेट पे जाने के बाद फिर से आके चेक करें, ये हो गया हमारे पास में चेकिंग टाइप से। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सिमेट्रिक एंड ऑर्डरिंग टाइप। सिमेट्रिक एंड ऑर्डरिंग टाइप हमारे पास में आ गया, जैसे ये हमारे पास में आ गया लॉक, मैं इनका एग्जाम्पल भी लिख के चलता हूं। ठीक है, सिमेट्रिक एंड ऑर्डरिंग टाइप का मतलब हो गया हमारे पास में कि कोई भी चीज सिस्टमेटिकली होनी चाहिए। ग्लास जहां है वहीं पे होना चाहिए। ठीक है, जो कप है वो वहीं पे होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास में सिमेट्रिकल टाइप से। इसका एग्जांपल कैसे लिखे भाई, टेबल सेट कर दो। ठीक है, टेबल को जो है वो हमें सेट करना है, ये होगा इसका एग्जांपल। देन उसके बाद आता हमारे पास में हेडिंग टाइप। हेडिंग टाइप का मतलब हो गया कि कोई भी चीज को हम चाहते हैं कि वो उसी तरीके से हो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में होर्डिंग टाइप। ठीक है, कि ये फिक्स अमाउंट में ऐसी चीज होनी चाहिए, वो सारी चीजें आ गई हमारे पास में होर्डिंग टाइप से। देन उसके बाद और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे इंट्रूसिव थॉट टाइप्स आता है, जैसे सेक्सुअल हो गया, रिलीजियस हो गया, एग्रेसिव थॉट्स आ गए, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ टाइप हैं जो कि हमें ओसीडी में जो है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि आज तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए विच इज द एग्जाम्पल ऑफ ओसीडी, उसमें अलग से कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो उसमें कोई भी डाल देते हैं कि अगेन एंड अगेन हैंड वॉशिंग करते हैं, या चेकिंग लॉक कर दिया, या टेबल सेट कर दिया, तो एक कोई चीज देके जो है वो पूछा जाता है। तो ये हो गए हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ ओसीडी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कॉम्प्लिकेशन। अगर आपने ओसीडी को ठीक नहीं किया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ठीक नहीं किया गया, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा सीवियर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अगर आपने ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ठीक नहीं किया गया तो सीवियर एंजाइटी हो सकती है, क्लाइंट जो है वो सीवियर डिप्रेशन में जा सकता है। ठीक है, तो इसको ठीक करना जो है वो बहुत जरूरी है। देन सेकंड आता है सोशल आइसोलेशन। जिस पर्सन के अंदर ओसीडी होता है फिर वो समाज से हट जाता है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है। कैसे, जैसे उसको किसी से भी हैंड वॉश किया, किसी से भी हैंड शेकिंग किया, तो उसको ये लगेगा कि मेरे हाथ गंदे हो गए, तो फिर वो हैंड शेक करना ही बंद कर देगा। ठीक है, किसी के साथ बैठना ही बंद कर देगा। कुल मिला के सोशल आइसोलेशन जो है वो हो जाएगा। तो सीवियर एंजाइटी एंड डिप्रेशन हो सकता है। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में सोशल आइसोलेशन हो सकता है। नेक्स्ट आ गया रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि आपस में जो है वो रिश्ते बिगड़ने लग जाएंगे। ठीक है, कैसे, जैसे मान के चलिए फीमेल की आदत है, मान लो किसी फीमेल में ओसीडी है, उसकी आदत है कि वो सब चीजें सिस्टमेटिकली तरीके से रखे, जहां टॉवल है वहीं पे टॉवल होना चाहिए, जहां पे पानी की बोतल है वहीं पे होनी चाहिए, और उसका हस्बैंड है वो इस चीज को फॉलो नहीं करा, भाई कहीं पे भी रख दो, तो फिर उनके बीच में क्या होगा दोस्तों, उनके बीच में फिर डिस्क्रिमिनेशन आएगा, डिस्टेंस आएगा, और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट आता है इंपेयर्ड डेली फंक्शनिंग। डेली फंक्शनिंग जो है वो इंपेयर्ड हो जाएगी। कैसे, ऑफ कोर्स होगी। उसको क्या होगा दोस्तों कि जब भी उसको ऐसा लगेगा, ठीक है, तो बार बार उसी चीज को करेगा, तो बाकी काम नहीं कर पाएगा। जैसे उसको लगता है कि यार स्विच जो है वो ऑन होगा, देन उठ के वो उसको चेक करेगा, तो उससे फिर पूरी डेली लाइफ जो है वो हमारे पास में इंपेयर्ड होती है। और लास्ट आता है हमारे पास में रिस्क ऑफ सुसाइड। वो तो वैसे भी है, आपको भी बताया कि जब सीवियर डिप्रेशन होता है तो सीवियर डिप्रेशन जो है वो किसको कोज करता है दोस्तों, रिस्क ऑफ सुसाइड को कोज करता है। मेन एटियोलॉजी है सुसाइड की, मेन एटियोलॉजी है डिप्रेशन।
ठीक है, जब सीवियर डिप्रेशन होता है तभी क्लाइंट जो है वो सुसाइड करता है, एंड हायर देन इन जनरल पॉपुलेशन, और ये बेसिकली जो है वो काफी लोगों में देखने को मिलता है। इसलिए ओसीडी को जितना जल्दी हो सके ठीक कर देना चाहिए। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो कि ओसीडी में देखने को मिलती है। कौन कौन सी? सीवियर एंजाइटी एंड डिप्रेशन देखने को मिलेगा, सोशल आइसोलेशन देखने को मिलेगा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ जाती है, इम्पेयर्ड डेली फंक्शनिंग आ जाएगी, और रिस्क ऑफ सुसाइड आ जाएगा। अब आ जाता है हमारे पास में मैनेजमेंट, यानी कि ओसीडी किसी को हो गया, हमने ये भी कह दिया कि ओसीडी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक कर लेना चाहिए। अब उस ओसीडी को हम कैसे ठीक करेंगे? तो उसको वन बाय वन करके लेंगे। पहले हम साइकोथेरेपी लेंगे, देन उसके बाद मेडिकल थेरेपी लेंगे, देन उसके बाद साइकोलॉजिकल थेरेपी, मतलब हमारे पास में जो है वो नर्सिंग थेरेपी। ये सारी चीज़ों को जो हम जो है वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास में साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में हमारे पास में सीबीटी सबसे परफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो हमें यूज करनी है। अगर किसी पर्सन को, कोई भी पर्सन जो है वो ओसीडी से सफर कर रहा है, तो ओसीडी से सफर कर रहा है तो हमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो यूज में लेनी है, एंड इट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम जो है वो उसको सीबीटी ही करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं दोस्तों ईआरपी। ईआरपी दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का मतलब हो गया कि एक्सपोजिंग पेशेंट टू ऑब्सेशनल क्लूज विदाउट अलाउइंग द कंपल्सन्स, यानी कि किसी पर्सन को, देखो इसको बहुत ध्यान से समझना है, उसमें हम क्या करते हैं, उसको बार बार ऑब्सेशन से गुजारा जाता है लेकिन उसको कंपल्सन्स अलाउ नहीं होते। कैसे? इसको देखो, यानी कि जैसे किसी पर्सन को है कि उसको लगता है कि उसके हाथों में जर्म्स है, उसको ऑब्सेशन हुआ, देन उसके बाद जो है उसने बार बार हैंड वॉशिंग की, दैट इज कॉल्ड कंपल्सन। तो ईआरपी में क्या करते हैं, ईआरपी में एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोजर तो करवा देते हैं लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं करने देते, यानी कि उसके हाथों को मिलाते हैं, देन उसके बाद जो है उसके हाथ गंदे भी हो जाते हैं तो भी उसको धोने नहीं दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक्सपोजिंग पेशेंट ऑब्सेशन क्लूज विदाउट अलाउइंग द कंपल्सन्स, उसको कंपल्सन्स नहीं करने देते। जैसे उसको लगेगा, ठीक है, जैसे बंदा गया, आपको लगता है कि इसको ओसीडी है, बार बार लोग चेक करता है, तो जैसे वो गेट तक गया फिर वो कहेगा कि यार रुक 1 मिनट में लोग चेक करके आता हूं, उसको बुलाओ, बुला के उसको कह दो कि नहीं चलेंगे, अब लोग चेक नहीं करना है, तो उसको उसी आदत में डालेंगे। वो होती है हमारे पास में ईआरपी। ठीक है, एक्सपोजर करवा देंगे लेकिन उसके बाद उसका रिस्पॉन्स नहीं करवा देंगे। तो इसमें हम ऑब्सेशन के लिए अलाउ कर देते हैं लेकिन कंपल्सन नहीं कराएंगे। तो कंपल्सन धीरे धीरे नहीं होगा तो फिर वो हैबिचुअल हो जाएगा, मतलब उसकी ओसीडी धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉग्निटिव रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि चैलेंजेज इरेशनल बेनिफिट्स बिलीफ्स। ठीक है, यानी कि उसको ये सारी चीजें, रिस्ट्रिक्शन, कॉग्निटिव रिस्ट्रिक्शंस का मतलब हो गया कि उसको उन सब चीजों को समझा के वो सारी चीजों को जो है वो दूर हटाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड साइकोथेरेपी। नेक्स्ट आ गया फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपको पता ही है दोस्तों, बेसिकली हम एसएसआरआई, याद रख लीजिए, रट लीजिए, जितने भी हमारे पास में ऑब्सेशन से रिलेटेड है, कंपल्सन से रिलेटेड है, या फिर ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है, उसमें हम एसएसआरआई देते हैं। एसएसआरआई दैट इज का सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टेक इनहिबिटर। ठीक है, ये फर्स्ट चॉइस होती है हमारे पास में फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे फ्लुक्सिटिन है, देन सेरेटिलिन है, प्रोक्सीडिटिन है, देन फ्लोमेंटिन है, एसेलाटोप्राम है, ये कुछ जो है वो हमारे पास में ड्रग्स आती है जो कि एसएसआर आती है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी कि जो सेरोटोनिन का रीअपटेक करते हैं, जो उस न्यूरोट्रांसमीटर का जो रीअपटेक करते हैं उनको बंद कर देते हैं ताकि कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर का जो है वो इम्बैलेंस ना हो। सेकंड आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन मतलब एंटी साइकोट्रिक ड्रग्स, दैट इज कॉल्ड रिसिप्रिडिन है, देन एपिप्रोजोल है, ये जो है वो हमारे पास में रिस्टेंट केसेस में देते हैं, मतलब अगर लंबे समय तक वो चीज फिक्स हो गई है तो उसमें हम देते हैं। तो फार्माकोलॉजी में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, दो चीजें आप याद रख लो, इसमें हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगा। एक एसएसआरआई, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर देते हैं, एंड एंटी साइकोटिक जो है वो हमें देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया अदर थेरेपीज। और कौन कौन सी थेरेपी है जिसके द्वारा हम इस ओसीडी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं? तो उसमें आता है हमारे पास में डीबीएस, डीप
ब्रेन स्टिमुलेशन। आपको पता ही है ओसीडी क्यों हो रही है, जो हमारे पास में ऑर्बिटो फ्रंटल जो है वो कॉर्टेक्स है या जो बेसल गैंग्लिया है उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से हो रही है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो अगर सीवियर केस हो गया, रेजिस्टेंस केस हो गया, उसमें हम क्या करते हैं कि जो डीप ब्रेन है उसको स्टिमुलेशन करते हैं, उसका हम क्या करते हैं दोस्तों स्टिमुलेशन करते हैं। जैसे आपको पता ही है डिप्रेशन में हम क्या करते हैं दोस्तों ईसीटी वगैरह देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास में एन केन प्रकार हम क्या करेंगे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करेंगे, जिसकी वजह से ओसीडी हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारे पास में टीएमएस, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। हालांकि इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, अंडर रिसर्च है। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो हमारे पास में क्रेनियल जो है, ठीक है, जो क्रेनियल है वहां पे मैग्नेटिक, थोड़ा सा मैग्नेटिक पार्ट छोड़ देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए मैग्नेटिक का बैंड भी आता है, बहुत सारे लोग ऐसे चौकोर कलर का बांध के रखते हैं, ठीक है, पीतल कलर का आता है, उसमें मैग्नेट होती है, वो बेसिकली हमारे पास में बीपी को जो है वो कंट्रोल करने का काम करती है। तो मैग्नेट हमारी बॉडी में बहुत हेल्पफुल होती है, नो डाउट। तो ये हमारे पास में ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, मतलब कि मैग्नेट जो है वो वहां पे मैग्नेट डाल के उसको जो है वो ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाता है। हालांकि ये जो है वो हमारे पास में अंडर रिसर्च है, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारे पास में साइको एजुकेशन एंड फैमिली सपोर्ट, ठीक है। साइको एजुकेशन मतलब एजुकेशन देंगे, फैमिली को सपोर्ट देंगे ताकि वो उसको जो है वो सपोर्ट करे। तो ये कुछ हमारे पास में जो है वो अदर थेरेपी थी जिनके द्वारा भी हम जो है वो ओसीडी को कंट्रोल करते हैं। पहला था हमारे पास में साइकोथेरेपी, सेकंड था हमारे पास में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड थर्ड था हमारे पास में अदर थेरेपीज। अब हम ले लेते हैं दोस्तों प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस की बात करें कि अगर किसी को ओसीडी हो जाए तो उसके ठीक होने की संभावना कितनी है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। मतलब ठीक होने की या नॉर्मल लाइफ जीने की या किस तरीके से वो हमारे पास में रहेगा उसको हम लेते हैं। तो प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो दोस्तों गुड प्रोग्नोसिस विथ अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास में अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हो जाएगा तो उसका बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है। यानी कि जैसे ही पता चलेगा कि इस पर्सन को जो है वो ओसीडी है, अगर आप उसको जो है वो जितना जल्दी हो सकेगा उतना डायग्नोसिस कर लोगे, देन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लोगे, तो उतना जल्दी ही जो है वो रिजल्ट निकल के आएगा। नेक्स्ट आता है क्रोनिक कोर्स इफ अनट्रीटेड, ठीक है। यानी कि अगर आपने उसको ठीक नहीं किया गया है तो उसकी वजह से कैन सिग्निफिकेंटली इम्पेयर फंक्शनिंग, अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया गया है तो फिर वो हमारे पास में हमारे जो है वो फंक्शन को इम्पेयर कर देगा। एंड कंबाइंड अगर देंगे सीबीटी एंड एसएसआरआई, यानी कि साइकोथेरेपी, सीबीटी हो गया हमारे पास में साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी प्लस फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, फार्माकोथेरेपी, अगर हम इन दोनों को साथ साथ देंगे साइकोथेरेपी फार्माथेरेपी तो हमारे पास में काफी अच्छे रिजल्ट आएंगे। यानी कि अगर मान के चलिए किसी को हम साइकोथेरेपी दे रहे हैं, किसी को हम फार्माथेरेपी दे रहे हैं, अगर दोनों हम किसी ओसीडी वाले पेशेंट को दे दें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वो निकल के आएगा। लास्ट आ जाता है हमारे पास में समरी, यानी कि आज की क्लास के अंदर हम जो है वो दोस्तों क्या पढ़ा, तो आज की क्लास के अंदर हमने जो है वो ओसीडी पढ़ा था। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज ए क्रोनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर विथ ऑब्सेशन मींस अनवांटेड थॉट्स एंड कंपल्सन्स मींस रिपीटेटिव बिहेवियर। यानी कि ओसीडी क्या है, ओसीडी एक क्रोनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, क्रोनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों ऑब्सेशन होता है, मतलब अनवांटेड थॉट्स आते हैं, एंड कंपल्सन्स देखने को मिलेगा, मतलब रिपीटेटेड बिहेवियर है जो बार बार मैं आपको बता चुका हूं। एंड इट इज कॉल्ड बाय बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। ये और इसकी मतलब ओसीडी होने की वजह क्या है, ओसीडी का एग्जैक्ट इटियोलॉजी तो पता नहीं है, लेकिन कुछ बायोलॉजिकल कोजेज होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल कोजेज होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो कि ओसीडी को जो है वो बढ़ाते हैं। डायग्नोसिस किसके द्वारा करते हैं, डायग्नोसिस हम क्लिनिकल बेस्ड डीएसएम, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनेजमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5 इनके द्वारा करते हैं। ट्रीटमेंट में हमारे पास में क्या आता है दोस्तों, ट्रीटमेंट इंक्लूडेड सीबीटी विथ ईआरपी एसएसआरए एंड रेजिस्टेंस केसेस में एडवांस थेरेपी लाइक डीबीएस, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हम करते हैं। नॉर्मली कंडीशन में हम जो है वो सीबीटी कर लेते हैं, या फिर जो है वो हमारे पास में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के रूप में हम एसएसआरआई वगैरह दे लेते हैं। लेकिन अगर रेजिस्टेंस केस हो गया, ओसीडी परमानेंट फिक्स हो गया, तो फिर हम डीबीएस करेंगे, दैट इज कॉल्ड डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करेंगे। कैसे भी करके हम ब्रेन को जो है वो स्टिमुलेट करेंगे। ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ओसीडी। क्लियर है।
तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो आपको कैसे लगी, इसके बारे में 2 शब्द जरूर कहिएगा। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा और जो टॉपिक आपको ज़्यादा दिक्कत कर रहा है या समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में बताइएगा, उसको भी हम जल्दी ही जो है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।